नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा केंद्रीय विषय होगा वो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम उन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के क्षेत्र में आपको सिलेक्शन दिला सकता है, आपको अचीवमेंट दिला सकता है और आपके लक्ष्य हासिल करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने न पाए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला कथन है कि तारिम बेसिन अंतःस्थलीय अफवाह क्षेत्र है। दूसरा कह रहा है कि जो तारिम बेसिन है इसकी जो नदियां हैं ये लूप नूट क्षेत्र में समाप्त होती हैं। तीसरा कह रहा है कि तारिम बेसिन जो क्षेत्र है वो वर्षा छाया प्रभाव से प्रभावित होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हैं। तो कथनों को ध्यान से देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, पहला जो है कि तारिम बेसिन, पहले क्या कह रहा है कि तारिम बेसिन अंतःस्थलीय अफवाह क्षेत्र है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसकी जो नदियां हैं ये लूप नूट क्षेत्र में समाप्त होती हैं। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि ये जो क्षेत्र है ये वर्षा छाया प्रभाव से प्रभावित होता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। कितने कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर होगा? ये होगा डी विकल्प दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कह रहा है कि जो तिब्बती पठार है, क्या कह रहा है? तिब्बती पठार एशियाई मानसून, पहला कथन है कि तिब्बती पठार एशियाई मानसून के निर्माण में भूमिका निभाता है। दूसरा कह रहा है कि यह विश्व का सबसे विस्तृत उच्च पठार है। तीसरा कह रहा है कि इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 3000 मीटर से कम है। तो बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों और उत्तर लगाने का प्रयास करना है। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्नों को लगाना है। जितना सही प्रश्नों के आप उत्तर दे पाएंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे सिलेक्शन पाने के दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। आज के प्रश्नों में देखिए कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। अगर आप 12 से 13 प्रश्नों के उत्तर सही दे पाते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो गया रहेगा दोस्तों। तो पहला जो कथन है कि तिब्बती पठार एशियाई मानसून के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है विश्व का सबसे विस्तृत उच्च पठार है, तो ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तीसरा है इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर से कम है। जी नहीं दोस्तों, ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 4500 मीटर होती है। कितनी होती है? 4500 मीटर होती है। तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? पहला और दूसरा कौन से विकल्प में है? पहला दूसरा ए विकल्प में है। यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है कि ओब नदी जो है वो आर्कटिक महासागर में गिरती है। दूसरा कह रहा है कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो परमाफ्रॉस्ट से प्रभावित है। तीसरा कह रहा है कि इसका जो स्रोत है वो मंगोलिया में है। ओब नदी के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो पहला जो कथन है कि ओब नदी आर्कटिक महासागर में गिरती है, क्या ये कथन सही है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो ओब नदी है ये आर्कटिक ओशियन में ही गिरती है, यानी कि आर्कटिक महासागर में ही गिरती है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा जो कथन पूछ रहा है कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो परमाफ्रॉस्ट से प्रभावित है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कथन भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है कि इसका स्रोत जो है वो मंगोलिया में है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो रूस में है। ठीक है दोस्तों, इसका स्रोत मंगोलिया में नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा।
इसका जो स्रोत है वो रूस के अल्टाई माउंटेन्स में है। ठीक है, कहाँ है? अल्टाई माउंटेन्स में, इसलिए गलत हो जाएगा। तो पहला सही है और दूसरा सही है। तो कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर होगा? बी विकल्प दोस्तों, क्योंकि बी विकल्प में दे रहा है पहला और दूसरा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा पहला कथन क्या है? पहला कथन है कि जो अमूर नदी है वो रूस चीन सीमा का भाग बनाती है। यानी अमूर नदी जो है वो रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है। दूसरा कह रहा है कि यह जापान सागर में गिरती है। तीसरा कथन है कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो शीत मरुस्थलीय है। ध्यान से देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों, लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए विजिटर हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले की वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। प्रीवियस जो वीडियो है उसको जरूर देखिए, क्योंकि पहले की जितनी भी वीडियो है दोस्तों वो सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिहाज से। तो इससे पहले जितनी भी पीछे क्लासेस हो चुकी हैं उनको जरूर देखिएगा। कितने कथन सही हैं आइए देखते हैं। अमूर नदी रूस चीन सीमा का भाग बनाती है, ये कथन बिल्कुल सही है। अमूर नदी जापान सागर में गिरती है दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अमूर नदी जो है ये ओकोस्टक में गिरती है। कहाँ गिरती है? ओकोत्सक में गिरती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ गिरती है? ओकोत्सक में गिरती है, याद रखिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है इसका अपवाह क्षेत्र पूर्णतः शीत मरुस्थली है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मानसूनी और शीतोष्ण जलवायु भी मिलती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कथन कौन सा सही है? केवल पहला सही है। केवल पहला आपका ए विकल्प है, यही आपका उत्तर होगा। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि जाग्रोस पर्वतमाला अभिसारी प्लेट सीमा का परिणाम है। तो दोस्तों अगर हम इस कथन की बात करें तो जाग्रोस पर्वतमाला जो है ये अभिसारी प्लेट सीमा का परिणाम है, क्योंकि अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से ये बनती हैं। तो आपका बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि यह क्षेत्र पेट्रोलियम भंडारों से समृद्ध है, यहाँ पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि यह मुख्यतः रूपांतरित चट्टानों से बनी है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा है? पहला और दूसरा। पहला दूसरा कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है दोस्तों कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि टोनले साप झील मानसून के दौरान फैलती है। क्या कह रहा है कि जो टोनले साप झील है ये मानसून के दौरान फैलती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन पूछ रहा है कि इसकी धारा मेकांग नदी के जल स्तर से नियंत्रित होती है। तो अगर हम बात करें, जी हाँ दोस्तों, इसकी धारा मेकांग नदी के जल स्तर से कंट्रोल होती है, यानी कि नियंत्रित होती है। तीसरा कह रहा है कि यह अंतःस्थलीय झील होती है। अगर इसकी बात करें टोनले साप झील की, तो ये अंतःस्थलीय नहीं होती दोस्तों, इसका जल निकास नदी के माध्यम से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला दूसरा कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में, तो यही आपका उत्तर होगा, सी विकल्प। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखना ना भूलिए दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला कथन कह रहा है कि कैस्पियन सागर का जल स्तर समुद्र तल से नीचे है। किसकी बात हो रही है? कैस्पियन सागर की, कि कैस्पियन सागर का जो जल स्तर है वो समुद्र तल से नीचे है। ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि इसका जो अपवाह है वो बाह्य महासागर से नहीं जुड़ा, ये भी कथन सही है दोस्तों। तीसरे कथन की बात करें तो इसे पूर्णतः झील माना जाता है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, इसे कानूनी व भौगोलिक रूप से सी और लेक दोनों तरह से माना जाता है, यानी कि सागर और झील तीनों तरीके से माना जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सागर और झील दोनों तरीके से इसको माना जाता है,
तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, तो आपका ए विकल्प में दे रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आज जो हमारा विषय चल रहा है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम डिस्कशन कर रहे हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक रेलवे या अदर कोई भी वनडे एग्जाम जिसकी आप तैयारी करते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज का पहला, माफ कीजिएगा, ये जो प्रश्न है उसका पहला कथन क्या कह रहा है कि काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय का भाग है। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि काराकोरम दर्रा जो है ये ऐतिहासिक सिल्क रूट का भाग था। ये भी सही है। तीसरा कथन है कि यह हिमालय मुख्य श्रेणी में स्थित है। जो काराकोरम दर्रा है ये हिमालय के मुख्य श्रेणी में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि काराकोरम दर्रे की अगर हम बात कर लेते हैं तो काराकोरम दर्रा ये हिमालय मुख्य श्रेणी में स्थित नहीं है। ठीक है, तो आपका पहला दूसरा सही है, तो ए विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि ये सभी वो मूल आधार प्रश्न हैं जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इंडोनेशिया प्रशांत रिंग ऑफ फायर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया प्रांत जो होता है वो रिंग ऑफ फायर में स्थित होता है। दूसरा कथन है कि यहाँ अभिसारी प्लेट सीमाएं पाई जाती हैं। इंडोनेशिया प्रांत में अभिसारी प्लेट सीमाएं पाई जाती हैं, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा कथन क्या है कि यह पूर्णतः भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। जी नहीं दोस्तों, क्योंकि देश का कुछ भाग जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में भी स्थित है। यह देश इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भाग है। तो आपका कथन कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा सही है। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में। बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि मंगोलिया के विषय में कौन सा कथन सही है। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पहला कह रहा है कि जो मंगोलिया है वो स्थल रुद्ध देश है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये स्थल रुद्ध देश है। दूसरा कह रहा है कि इसका अधिकांश भाग शीत मरुस्थलीय एवं स्टेपी जलवायु में है। यानी मंगोलिया का जो अधिकांश भाग है वो शीत मरुस्थलीय एवं स्टेपी जलवायु में है। जी हाँ दोस्तों, ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा कथन कह रहा है कि यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कहाँ, मंगोलिया में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है, पहला सही है और दूसरा कथन सही है। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में है। तो सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए दोस्तों। अंत में कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाए हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि साइबेरिया की नदियों में बसंत ऋतु में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि साइबेरिया की नदियों में बसंत ऋतु में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। पहला है दक्षिणी भाग पहले पिघलता है। दूसरा कह रहा है कि उत्तरी भाग जमे रहने से जल अवरोध। और तीसरा कह रहा है कि मानसूनी वर्षा। तो साइबेरिया नदियों में बसंत ऋतु में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। दक्षिणी भाग पहले पिघलता है, ये कथन सही है। उत्तरी भाग जमे रहने से जलोवरोध होता है, ये भी सही है। मानसूनी वर्षा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। साइबेरिया की नदियां जैसे ओब रिवर, येनिसी रिवर और लीना रिवर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। बसंत में दक्षिण पहले पिघलता है जबकि उत्तर जमा रहता है, जिसे आइस जैम फ्लूड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम कह सकते हैं जिससे आइस जैम फ्लूड होती है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो आपका पहला सही है और दूसरा सही है। पहला दूसरा कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में। ए विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण चीन सागर से संबंधित, दक्षिण चीन सागर से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि यह अर्ध बंद सागर होता है। दक्षिण चीन सागर जो है ये अर्ध बंद सागर होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का भाग है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह पूर्णतः स्थल रुद्ध देश होता है, ये गलत है दोस्तों। स्थल रुद्ध देश नहीं होता है, ये पूर्णतः नहीं होता है क्योंकि सेमी इनक्लोज्ड होता है, ठीक है, सेमी इनक्लोज टाइप का होता है, यानी अर्ध, ठीक है दोस्तों। ये पूर्णतः स्थल रुद्ध नहीं होता है, ठीक है। साउथ चाइना सी वास्तव में पैसिफिक ओशियन का मार्जिनल या फिर सेमी इनक्लोज्ड होता है, ठीक है। तो आपका कथन कौन सा सही है? पहला सही है और दूसरा सही है। पहला दूसरा कौन से कथन में है? ए विकल्प में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अरब प्रायद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि यह विशाल रेत के मरुस्थल है, यहाँ रेत के मरुस्थल होते हैं। अरब प्रायद्वीप में विशाल रेत के मरुस्थल पाए जाते हैं, ऐसे भी आ सकता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह अफ्रीकी प्लेट का भाग है। दोस्तों यह अफ्रीकी प्लेट का भाग है, ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये अरेबियन प्लेट पर है, न कि अफ्रीकी प्लेट पर, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि यहाँ अधिकांश नदियां स्थायी हैं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ अधिकतर वेडीज यानी अस्थायी नदियां पाई जाती हैं। तो आपका केवल पहला सही है, केवल पहला सही है, ए विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जापान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि जापान जो है यह द्वीपीय चाप है। क्या कह रहा है कि यह आइसलैंड आर्क है, यानी द्वीपीय चाप है। जी हाँ दोस्तों, जापान जो है वो द्वीपीय चाप है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ रूपांतरित सीमा पाई जाती है, यानी जापान में रूपांतरित सीमाएं पाई जाती हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ अभिसारी सीमाएं पाई जाती हैं। तीसरा कह रहा है कि यहाँ प्रशांत प्लेट से प्रभावित है, या कह लीजिए कि जापान जो है प्रशांत प्लेट से प्रभावित है, तो ये बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है? जापान प्रायद्वीपीय चाप है, ये सही है। ये रूपांतरित सीमा पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई रूपांतरित सीमाएं नहीं पाई जाती हैं, यहाँ जो है विसारी सीमाएं पाई जाती हैं। तीसरा, यह प्रशांत प्लेट से प्रभावित है, ये सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है। पहला तीसरा कौन से विकल्प में है दोस्तों? सी विकल्प में। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? हर प्रश्न की तरह इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट में ठाना है, सफलता आपको दिलाना है। सक्सेस पाना है तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही आना है दोस्तों, क्योंकि सफलता का असली राज द सक्सेस पॉइंट एट द रेट में ही छुपा हुआ है। अगला प्रश्न है कि ईरान के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि ईरान का अधिकांश भाग पठारी है। तो दोस्तों ईरान का अधिकांश भाग पठारी है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ अंतःस्थलीय लवणीय बेसिन पाए जाते हैं। ईरान में अंतःस्थलीय लवणीय बेसिन पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि देश का जो संपूर्ण भाग है वो भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है। ईरान देश का संपूर्ण भाग भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही है और दूसरा सही है। तो आपका विकल्प कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए विकल्प। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये हर प्रश्न की तरह भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये भी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि तुर्की का कुछ भाग जो है वो यूरोप में है। दूसरा कह रहा है कि बास्फोरस जलडम मरुमध्य इसे 2 महाद्वीपों में विभाजित करता है। तीसरा कह रहा है कि यह पूर्णतः एशियाई प्लेट पर स्थित है। तो प्रश्न आपके सामने है, कथन आपके सामने है, तो फटाफट से कथनों पर ध्यान देते हुए सही उत्तर का चयन करें।
तो दोस्तों तुर्की का कुछ भाग जो है यूरोप में है, ये कथन बिल्कुल सही है। बास्फोरस जल दरुमध्य इसे 2 महाद्वीपों में विभाजित करता है, यानी 2 भागों में बांटता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यह पूर्णतः एशियाई प्लेट पर स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। या कई प्लेटों के जंक्शन क्षेत्र में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है और दूसरा सही है, तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में दे रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है दोस्तों कि श्रीलंका के संदर्भ में सही है। पहला है कि श्रीलंका जो है ये भारतीय प्लेट का भाग है। दूसरा कथन है कि यह पूर्णतः प्रवाल मूल का द्वीप है। तीसरा कह रहा है कि यह पाल्क जल दरुमध्य द्वारा भारत से अलग होता है। तो दोस्तों श्रीलंका भारतीय प्लेट का भाग है, ये कथन बिल्कुल सही है। यह पूर्णतः प्रवाल मूल का द्वीप है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मुख्यतः प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। या पाल्क जल दरुमध्य द्वारा भारत से अलग होता है, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है? पहला और तीसरा। पहला तीसरा कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि मालदीव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि मालदीव प्रवाल मूल का द्वीप समूह है। दूसरा कह रहा है कि मालदीव ज्वालामुखी चाप का भाग है। तीसरा कह रहा है कि मालदीव लक्षद्वीप चागोस रिज से संबद्ध है। ध्यान से देखिए। तो दोस्तों मालदीव जो है ये प्रवाल मूल का द्वीप समूह है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ज्वालामुखी चाप का भाग है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये लक्षद्वीप चागोस रिज से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है। तो पहला तीसरा कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में है, तो ए विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न है कि नेपाल के संदर्भ में सही है। पहला कह रहा है कि नेपाल स्थल रुद्ध देश है। नेपाल का दक्षिणी भाग तराई कहलाता है। तीसरा कह रहा है कि नेपाल देश का जो पूरा भाग है वो हिमालयी उच्च पर्वतीय क्षेत्र है। दोस्तों नेपाल जो है वो स्थल रुद्ध देश है, ये बात बिल्कुल सही है। नेपाल का जो दक्षिणी भाग है वो तराई कहलाता है, ये भी सही है। नेपाल देश का पूरा भाग हिमालयी उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि तराई और मध्य पहाड़ी क्षेत्र में भी है। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देख। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कजाखस्तान के संदर्भ में सही है। क्या कह रहा है कि कजाखस्तान का एक भाग यूरोप में है। जी हाँ दोस्तों, कजाखस्तान का एक भाग यूरोप में है, उरल नदी के पश्चिम का भाग है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह पूर्णतः स्थल रुद्ध है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि महासागर से नहीं जुड़ा लेकिन कैस्पियन सागर से तट रेखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इसकी जो तट रेखा है वो कैस्पियन सागर से लगती है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने बताया भी, जी हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। तो पहला तीसरा कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में, तो सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अफगानिस्तान की बात करें तो कह रहा है कि अफगानिस्तान का कोई समुद्री तट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि अफगानिस्तान का जल अपवाह जो है वो पूर्णतः अंतःस्थलीय है, ये गलत हो जाएगा कि कुछ नदियां जो हैं वो बाहरी बेसिन से भी जुड़ती हैं। तीसरा कह रहा है कि यह हिंदुकुश पर्वतमाला से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। पहला सही है और तीसरा सही है। पहला तीसरा कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में दोस्तों, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है कि यमन के विषय में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि यमन जो है वो बाब अल मंदेब जल दरुमध्य के निकट है, सही बात है दोस्तों।
दूसरा कह रहा है कि यह लाल सागर और अदन की खाड़ी से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है यह पूर्णतः शुष्क मरुस्थली है। यहाँ कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ये पूर्णतः शुष्क नहीं है। तो पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा सी विकल्प में है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी तैयारी शुरू करी है या काफी टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सफलता होती है वो आपके लिए समय मांगती है दोस्तों। क्योंकि जब आप बहुत लगन के साथ अपना समय खर्च करते हैं किसी चीज को पाने के लिए दोस्तों, तो याद रखिएगा सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। तो सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होता है। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भागो तुम, यूं ही करने वाले की हाहाकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ओमान के विषय में सही है। क्या कह रहा है दोस्तों, ओमान के विषय में कौन सा कथन सही है, ये आपसे सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है। कथन क्या है कि ओमान जो है वो हुर्मुज जलडरुमध्य के निकट है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ओमान का तट अरब सागर से लगता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह पूर्णतः अंतःस्थलीय है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ओमान का जो तट है वो अरेबियन सागर से मिलता है, ठीक है, और यह स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के पास स्थित है। तो आपका पहला सही है और दूसरा सही है। पहला दूसरा कौन से विकल्प में है दोस्तों, तो ये ए विकल्प में है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कतर के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि कतर जो है ये एक पर्यायद्वीपीय देश है, सही बात है। दूसरा कह रहा है कि इसकी सीमा सऊदी अरब से लगती है, तो कतर की सीमा सऊदी अरब से लगती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है कि लाल सागर पर स्थित है, कतर जो है वो लाल सागर पर स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये फारस की खाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये फारस की खाड़ी पर स्थित है दोस्तों, फारस की खाड़ी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो पहला सही है और दूसरा सही है। पहला दूसरा कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि बहरीन के विषय में कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है कि बहरीन जो है ये द्वीपीय राष्ट्र है। दूसरा कह रहा है कि यह फारस की खाड़ी में स्थित है। तीसरा कथन है कि इसकी जो भूमि है वो सीमा जो है, यानी कि बहरीन की जो भूमि सीमा है वो सऊदी अरब से लगती है। ऐसे भी आ सकता है कि बहरीन की जो सीमा है वो अरब से मिलती है। तो दोस्तों बहरीन एक द्वीपीय राष्ट्र है जो पर्शियन गल्फ में स्थित है, जी हाँ, फारस की खाड़ी में स्थित है। तो पहला सही है और दूसरा सही है। तीसरा इसकी सीमा जो है वो सऊदी अरब से लगती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भूमि सीमा नहीं, केवल किंग फार्ड काजवे से जुड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में, ए विकल्प में, तो यही आपका उत्तर होगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। आगे आने वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा दोस्तों, क्योंकि हर सेगमेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपको सफलता दिलाने के लिए। तो फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। और दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल द सक्सेस पॉइंट एट से जुड़िए। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कदम बढ़ाइए दोस्तों, सफलता आपकी कदम जरूर पहुंचेगी। तो द सक्सेस पॉइंट एट में ठाना है, सफलता आपको दिलाना है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी तैयारी को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने की? तो आज के इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के 25 उन महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन पर अध्ययन किया जाएगा जो यूपीएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एग्जाम प्रिपरेशन मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार
मिलती रहे और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि दिए गए कथनों में से कौन सही है दोस्तों? दिए गए कथनों में से कौन सही है? प्रश्न आपने देखा दोस्तों कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। पहला क्या कह रहा है उसको ध्यान में देखिए। पहला कथन कह रहा है कि बांग्लादेश जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। दूसरा कथन है कि इसका जो अधिकांश भाग है वो समुद्र तल से कम ऊंचाई पर है। तीसरा कह रहा है बांग्लादेश जो है वो स्थलरुद्ध देश है। तो फटाफट से विकल्पों को ध्यान में देखते हुए, कथनों को ध्यान में देखते हुए सही विकल्प का चयन करें। बहुत ही लाजवाब सेशन दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखना है। अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें और प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा सही प्रश्नों के उत्तर दे पाएं। तो दोस्तों अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका जो अधिकांश भाग है वो समुद्र तल से कम ऊंचाई पर है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश का जो अधिकांश भाग है वो समुद्र तल से कम ऊंचाई पर है। ये स्थलरुद्ध देश है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। इसका तट जो है वो बाय और बंगाल से लगता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो आपका पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न को ध्यान से देखिए तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। दिए गए कथनों में से कौन सही है? पहला कह रहा है कि भूटान जो है वो स्थलरुद्ध है। दूसरा कह रहा है कि भूटान पूर्णतः हिमालयी क्षेत्र में है। तीसरा है कि भूटान जो है वो कोई समुद्री संपर्क नहीं है, यानी कि भूटान का कोई समुद्री संपर्क नहीं है। तो तीनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान एक स्थलरुद्ध देश है, ये कथन बिल्कुल सही है। भूटान पूर्णतः हिमालयी क्षेत्र में है, ये भी कथन सही है। भूटान का जो क्षेत्र है वो समुद्री संपर्क में नहीं आता है, ये भी बात सही है। तो आपका पहला कथन सही है, दूसरा सही है, तीन सभी सही है, यानी कि तीनों सही है। तो कौन से विकल्प में हो जाएगा? डी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयार किए गए हैं जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है। कुछ प्रश्न एक्सपेक्टेड भी हैं जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने में काफी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है दोस्तों, हर प्रश्न को बारीकी से पढ़ना और समझना है। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथनों में से कौन सही है? क्या कह रहा है कि लाओस जो है वो स्थलरुद्ध है। लाओस क्या है? स्थलरुद्ध है। दूसरा कथन है कि लाओस जो है समुद्र तट दक्षिण चीन सागर से लगता है, यानी कि लाओस का जो समुद्री तट है वो दक्षिण चीन सागर से लगता है। तीसरा क्या कह रहा है कि लाओस जो है वो मेकांग नदी से प्रभावित है। तीनों कथनों को ध्यान से देखिए। लाओस क्या है? स्थलरुद्ध है। लाओस का जो समुद्री तट है वो दक्षिण चीन सागर से लगता है। तीसरा क्या कह रहा है कि जो लाओस है वो मेकांग नदी से प्रभावित है। फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम लाओस की बात करें तो लाओस एक स्थलरुद्ध देश है, बिल्कुल सही है। लाओस का जो समुद्री तट है वो दक्षिण चीन सागर से लगता है। जी हाँ दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि लाओस जो है वो मेकांग नदी से प्रभावित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। और अगर बात किया जाए कि इसका जो समुद्री तट है वो दक्षिण चीन सागर से लगता है तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आई है? इसका जो समुद्री तट है वो दक्षिण चीन सागर से नहीं लगता है। तो आपका कथन कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा। पहला तीसरा कौन सा विकल्प में है? ए विकल्प में है दोस्तों, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा कि लाओस का जो समुद्री तट है वो किस सागर से लगता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए दोस्तों। प्रश्न क्या है कि कंबोडिया के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि कंबोडिया का जो तट है वो थाईलैंड की खाड़ी पर है। दूसरा कथन है कि कंबोडिया एक स्थलरुद्ध देश है। तीसरा है कि टोनले साप झील जो है यहाँ स्थित है।
ध्यान से देखिए तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों कंबोडिया का तट जो है वो थाईलैंड की खाड़ी पर है, ये कथन बिल्कुल सही है। कंबोडिया एक स्थल युद्ध है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्थल युद्ध नहीं है। तीसरा कह रहा है कि टोनले साप झील जो है कंबोडिया में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका कथन कौन सा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। तो पहला तीसरा कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में, तो ए विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि म्यांमार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि म्यांमार जो है ये बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है। म्यांमार में इरावदी नदी बहती है। म्यांमार पूर्णतः स्थल युद्ध है। फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। है अगर दिल में लगन सक्सेस पाने की, जो सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आना है और सफलता प्राप्त करके जाना है दोस्तों, क्योंकि हम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आपकी तैयारी कराएंगे। तो द सक्सेस पॉइंट एजुकेशन का वो प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करके देता है, जिससे कि सिलेक्शन पाने में किसी भी प्रकार का कोई असुविधा का सामना न करना पड़े दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। म्यांमार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ इरावदी नदी बहती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। म्यांमार स्थल युद्ध है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्थल युद्ध नहीं है। तो पहला सही है और दूसरा सही है। तो कौन सा विकल्प में दे रहा है, पहला दूसरा, पहला दूसरा दे रहा है दोस्तों आपके बी विकल्प में। तो बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि दक्षिण कोरिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला क्या कह रहा है कि दक्षिण कोरिया पीला सागर और जापान सागर से जुड़ा होता है। दूसरा कथन है कि दक्षिण कोरिया प्रशांत महासागर से अप्रत्यक्ष संपर्क में है। तीसरा है कि दक्षिण कोरिया जो है ये पूर्णतः द्वीपीय राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है, द्वीपीय राष्ट्र है। तो तीनों कथनों को ध्यान से देखिए, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसका तट जो है वो पीला सागर और जापान सागर से जुड़ा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि दक्षिण कोरिया प्रशांत महासागर से अप्रत्यक्ष संपर्क में है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। दक्षिण कोरिया पूर्णतः द्वीपीय राष्ट्र है, तो ये गलत हो जाएगा। द्वीपीय राष्ट्र नहीं है, यह कोरियन पेनिनसुला के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है और दूसरा सही है। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में है। तो सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर कोरिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि उत्तर कोरिया का जो तट है वो जापान सागर पर है। दूसरा कह रहा है कि उत्तर कोरिया पीले सागर से भी जुड़ा है। तीसरा कह रहा है कि उत्तर कोरिया कोई समुद्री संपर्क नहीं है। ध्यान से देखिए कथनों को और तब विकल्प को चुनने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया का जो तट है वो जापान सागर से जुड़ा होता है, या कह लीजिए कि उत्तर कोरिया का जो तट है वो जापान सागर पर है। जी हाँ दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि पीले सागर से भी जुड़ा है, ये भी सही है। और उत्तर कोरिया का जो समुद्री संपर्क है वो नहीं है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक स्थल युद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसका कोई समुद्री संपर्क नहीं है क्योंकि यह स्थल युद्ध नहीं है, याद रखिएगा। इस कारण से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई समुद्री संपर्क नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं ना होता
तो बिल्कुल ये कथन सही होता। तो कौन सा कथन सही है? पहला सही है और दूसरा सही है। तो पहला और दूसरा कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, रूस यानी एशियाई भाग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसका जो तट है वो प्रशांत महासागर से जुड़ा है। दूसरा कथन है कि साइबेरियाई जो नदियां हैं वो आर्कटिक में गिरती हैं। तीसरा कह रहा है कि यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कहाँ? एशियाई भाग में, यानी रूस की बात की जा रही है। रूस का जो तट है वो प्रशांत महासागर से जुड़ा है। साइबेरियाई नदियां आर्कटिक में गिरती हैं और यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों, एशियाई रूस का जो तट है वो पैसिफिक ओशियन से जुड़ा है, यानी प्रशांत महासागर से जुड़ा है। बिल्कुल सही है। साइबेरियाई नदियां आर्कटिक में गिरती हैं, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि साइबेरियाई या कहिए साइबेरिया की जो प्रमुख नदियां हैं जैसे कि ओब रिवर, येनिसेई रिवर या लेना रिवर आर्कटिक ओशियन में गिरती हैं। तीसरा कथन है, या उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ ठंडी और ध्रुवीय जलवायु होती है, न कि उष्णकटिबंधीय, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है और दूसरा सही है दोस्तों। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में, तो बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन के सिंजियांग क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह अंतःस्थलीय है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ तारिम बेसिन स्थित है। तीसरा कह रहा है कि यहाँ मानसूनी तटीय क्षेत्र है। चीन के सिंजियांग क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो सिंजियांग क्षेत्र जो है वो अंतःस्थलीय है, तारिम बेसिन स्थित है यहाँ, और यह मानसूनी तटीय क्षेत्र है। तो तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम बात करें कि ये चीन का अंतःस्थलीय क्षेत्र है, बिल्कुल कथन सही है। यह तारिम बेसिन स्थित है, यानी कि सिंजियांग क्षेत्र में तारिम बेसिन स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह मानसूनी तटीय क्षेत्र है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ शुष्क मरुस्थलीय जलवायु अधिक पाई जाती है, इस कारण से कथन गलत हो जाएगा। तो पहला कथन सही है और दूसरा सही है। पहला दूसरा कौन से विकल्प में प्यारे दोस्तों? डी विकल्प में। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सिंगापुर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि यह मलक्का जलडमरुमध्य के निकट है। सिंगापुर के संदर्भ में पहला कथन क्या है? कि यह मलक्का जलडमरुमध्य के निकट है। दूसरा कह रहा है कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। तीसरा कह रहा है कि द्वीपीय शहर राज्य है सिंगापुर। तो दोस्तों, अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर जो है वो मलक्का जलडमरुमध्य के निकट है, बिल्कुल सही है। सिंगापुर भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उत्तर में है, याद रखिएगा, सिंगापुर जो है उत्तर में है। सिंगापुर भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तीसरा कह रहा है द्वीपीय शहर राज्य है, बात बिल्कुल सही है। पहला सही है और तीसरा सही है। तो पहला तीसरा कौन से विकल्प में दोस्तों? ए विकल्प में, तो ए विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? तो दोस्तों, आप देख रहे हैं द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का वो प्लेटफॉर्म जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, और एजुकेशन में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा अध्ययन चल रहा है। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। तो बिल्कुल जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। क्या पता आपके एक छोटे से प्रयास से कुछ लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो प्रश्न है, ब्रुनेई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? ब्रुनेई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि ब्रुनेई जो है यह बोर्नियो द्वीप पर है। दूसरा कथन है कि इसका जो तट है वो दक्षिण चीन सागर से लगता है। तीसरा कह रहा है कि ब्रुनेई जो है वो स्थलबद्ध है।
तो दोस्तों ब्रुनेई जो है ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इसका तट दक्षिण चीन सागर से लगता है, बिल्कुल सही है। और ये स्थल युद्ध नहीं है दोस्तों, ये स्थल युद्ध है ये कह रहा है, इसलिए गलत है। अगर होता कि ये स्थल युद्ध नहीं है तो कथन भी सही हो जाता। तो आपका पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इराक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है या फारस की खाड़ी से जुड़ा है। दूसरा कह रहा है कि टाइग्रिस और यूफ्रेटिस यहाँ मिलते हैं। तीसरा कह रहा है यह पूर्णतः मरुस्थलीय है। ध्यान से देखिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भागो तुम। क्या है दोस्तों कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भागो तुम। यूं ही करने वाले की हाहाकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो इराक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इराक का जो तट है वो फारस की खाड़ी से जुड़ा है, ये बिल्कुल सही है। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस यहाँ मिलते हैं, ये भी बात सही है दोस्तों। यह पूर्णतः मरुस्थलीय है। इराक पूरी तरह मरुस्थलीय नहीं है, यहाँ उपजाऊ मेसोपोटामिया क्षेत्र भी है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो आपका पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि लेबनान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसका तट भूमध्य सागर से जुड़ा है। क्या कह रहा है? इसका जो तट है वो भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ लेबनान पर्वतमाला है। तीसरा कह रहा है कि यह स्थल युद्ध है। ध्यान से देखिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। लेबनान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि इसका जो तट है वो भूमध्य सागर से जुड़ा है, यहाँ लेबनान पर्वतमाला है, यह स्थल युद्ध है। तो दोस्तों इसका तट भूमध्य सागर से जुड़ा है, बिल्कुल सही है। यहाँ लेबनान पर्वतमाला है, ये भी सही है। और ये स्थल युद्ध नहीं है। पहला सही है, दूसरा सही है। तो कथन कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सीरिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि इसका तट भूमध्य सागर से जुड़ा है। दूसरा कह रहा है कि सीरिया जो है सीरिया में यूफ्रेटिस नदी बहती है। तीसरा कह रहा है कि इसका कोई समुद्री तट नहीं है। तो अगर हम सीरिया की बात करते हैं तो सीरिया का तट जो है वो भूमध्य सागर से जुड़ा है, कथन बिल्कुल सही है। यूफ्रेटिस नदी यहाँ बहती है, ये भी सही है। इसका कोई समुद्री तट नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? इसका कोई समुद्री तट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो उनका पहला सही है और दूसरा सही है। पहला दूसरा कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में। तो यही आपका उत्तर होगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिलीपींस प्लेट के विषय में सही है। पहला कह रहा है कि फिलीपींस प्लेट सक्रिय है। दूसरा कह रहा है कि यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर का भाग है। तीसरा है यहाँ रूपांतरित प्लेट सीमा प्रमुख है। तो फिलीपींस के बारे में अगर हम बात करें, फिलीपींस प्लेटें जो है सक्रिय हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट है, बिल्कुल सही है। यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर का भाग है, ये भी सही है। यहाँ रूपांतरित प्लेट सीमा प्रमुख है। यहाँ प्रमुख सब दक्षिण पाई जाती है, रूपांतरित सीमा प्रमुख नहीं है। तो आपका पहला कथन सही है, दूसरा सही है। तो कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में। तो डी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडोनेशिया के संदर्भ में सही है। पहला कह रहा है कि इंडोनेशिया 2 महासागरों से जुड़ा है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ ज्वालामुखी गतिविधियां अधिक होती हैं। तीसरा कह रहा है कि यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। दोस्तों अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया जो है वो 2 महासागरों से जुड़ा होता है, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह ज्वालामुखी गतिविधियां अधिक होती हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा सही है। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में है, तो ए विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। हर प्रश्न अपने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके सिलेक्शन में, तो बिल्कुल भी कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखना है, और अगर आप 25 में से 12 से 13 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मंगोलिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि मंगोलिया का कोई समुद्री तट नहीं है। दूसरा कह रहा है कि यह स्टीपी क्षेत्र है। तीसरा कह रहा है कि यहाँ उच्च कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं। मंगोलिया का कोई समुद्री तट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये स्थल युद्ध देश है, इसलिए गलत हो जाएगा। यह स्टीपी क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। यहाँ उच्च कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ मंगोलिया का कोई समुद्री तट नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि ये स्थल युद्ध है तो ये सही होना चाहिए। यहाँ उच्च कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है और दूसरा सही है। पहला दूसरा कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में, तो ये बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि तिब्बत के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि तिब्बत उच्च पठारी क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि यह मानसून से अप्रभावित है, यानी तिब्बत जो है वो मानसून से अप्रभावित है, तो उसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी भाग पर कुछ प्रभाव पड़ता है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ से कई प्रमुख नदियां निकलती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प आपका उत्तर होगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिमालय के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि हिमालय अभी भी उठान में है। दूसरा कह रहा है यह अभिसारी प्लेट सीमा पर बना है। तीसरा कह रहा है कि यह ज्वालामुखी चाप है। तो हिमालय अभी भी उठान में है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह अभिसारी प्लेट सीमा पर बना है, ये भी सही है। यह ज्वालामुखी चाप है, तो गलत होगा। तो कौन सा पहला और दूसरा सही है? तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में, तो ए विकल्प आपका उत्तर होगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोबी के संदर्भ में सही है। पहला है कि गोबी शीत मरुस्थल है। दूसरा कह रहा है कि यह चीन और मंगोलिया में फैला है। तीसरा कह रहा है कि यहाँ वर्षा अधिक होती है। तो अगर हम गोबी की बात कर ले दोस्तों, तो गोबी एक शीत मरुस्थल है, बिल्कुल सही है, शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है। यह चीन और मंगोलिया में फैला है, ये भी बात सही है। यहाँ वर्षा अधिक होती है। जी नहीं दोस्तों, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो आपको पहला सही होगा, दूसरा सही होगा। तो पहला दूसरा सही है, तो पहले दूसरा कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अरब सागर के विषय में सही है। पहला कथन है कि अरब सागर हिंद महासागर का भाग है। दूसरा कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का भाग है। तीसरा कह रहा है कि दोनों पूर्णतः स्थल युद्ध है। तो दोस्तों अगर हम अरब सागर की बात करते हैं, तो अरब सागर हिंद महासागर का भाग है, बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का भाग है, ये भी सही है। दोनों पूर्णतः स्थल युद्ध है, तो गलत हो जाएगा। ये खुले समुद्री भाग है। तो पहला और दूसरा, पहला दूसरा कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में, यही आपका उत्तर होगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला
अगला प्रश्न है कि एशिया के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जी हाँ दोस्तों, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा कह रहा है यह जनसंख्या की दृष्टि से भी प्रथम है। ये भी सही है दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि एशिया का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। जी नहीं दोस्तों, एशिया का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है, न कि दक्षिण में है। पहला और दूसरा कथन सही है। पहला दूसरा आपके ए विकल्प में यही आपका उत्तर होगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और हर प्रश्न की तरह ये भी इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि कैस्पियन सागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि जो कैस्पियन सागर है खारा जल निकाय है। दूसरा कह रहा है कि यह पूर्णतः एशिया में स्थित है। तीसरा कह रहा है कि इसका अपवाह जो है वो बाह्य महासागर से नहीं जुड़ा। आइए डिस्कस करते हैं। कैस्पियन सागर जो है वो खारे जल का विशाल अंतःस्थलीय जल निकाय है। बिल्कुल सही है। यह पूर्णतः एशिया में स्थित है। यह केवल एशिया में नहीं, इसकी सीमा रशिया और अजरबैजान में भी लगती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका अपवाह बाह्य महासागर से नहीं जुड़ा है, ये बात बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा कौन से विकल्प में, डी विकल्प में, तो डी विकल्प आपका उत्तर होगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एशिया के विषय में कौन सा कथन सही है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि एशिया के, या कह लीजिए एशिया में सभी प्रमुख मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में हैं। दूसरा कह रहा है कि अधिकांश एशियाई मरुस्थल वर्षा छाया प्रभाव से बने हैं। तीसरा कह रहा है कि जो अरब मरुस्थल है वह शुष्क उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों एशिया के सभी प्रमुख मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में नहीं है, जैसे कि गोबी मरुस्थल, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अधिकांश एशियाई मरुस्थल वर्षा छाया प्रभाव से बने हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और अरबियन अरब मरुस्थल, अरबियन डिजर्ट की बात करें या अरब मरुस्थल की बात करें तो पोस्ट उच्च दाब पट्टी से बनती है। बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा और तीसरा कौन से विकल्प में दे रहा है दोस्तों, ए विकल्प में, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज के अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आज का, कि ओशियन करेंट्स मुख्यतः पवनों, पृथ्वी के घूर्णन और तापमान के अंतर से प्रभावित होती है। ओशन करंट्स की बात करें तो पवनों, पृथ्वी के घूर्णन और तापमान घनत्व के अंतर से प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ठंडी समुद्री धाराएं सामान्यतः तटों पर शुष्क जलवायु उत्पन्न करती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। पहला दूसरा कौन से विकल्प में दे रहा, सी विकल्प में, तो सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। प्रयास कीजिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट दिखाना है, सफलता आपको दिलाना है। हम इसी तरह आपको सफलता दिलाने के प्रयास में लगे रहेंगे दोस्तों। जरूरत इस बात की है कि आप भरोसा रखें, चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैसे कथन है, ध्यान दीजिए। पहला कथन है कि EI नीनो के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है। क्या कह रहा है कि एल नीनो के दौरान, दोस्तों ये EI लिखा, ये एल नीनो हो पाया जाएगा इसको। एल नीनो के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। दूसरा कह रहा है कि एल नीनो का जो प्रभाव है वो भारत के इंडियन मानसून पर पड़ सकता है। तो कौन सा कथन सही है, पहला सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, केवल दूसरा सही है, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है। तो फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों। तो अगर हम बात कर लें पहले कथन की कि एल नीनो के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, तो दोस्तों ये कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि इसका प्रभाव भारत के इंडियन मानसून पर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अक्सर जो मानसून होते हैं वो कमजोर हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा विकल्प होगा, बी विकल्प। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि डेल्टा नदियों के मुहावने पर, नदियों का या डेल्टा जो है वो नदियों के मुहावने पर बनने वाली स्थलकृति है। दूसरा कह रहा है कि डेल्टा का निर्माण केवल ज्वालामुखी गतिविधियों से होता है। ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि डेल्टा जो है वो नदियों के मुहाने पर बनने वाली स्थलकृति है। जी हाँ दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि डेल्टा का जो निर्माण है वो केवल ज्वालामुखी गतिविधियों से होता है। तो डेल्टा का निर्माण केवल ज्वालामुखी गतिविधियों से होता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डेल्टा का निर्माण होता है प्यारे दोस्तों, वो किससे होता है? वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। तो हमारा पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा? हमारा ए विकल्प दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सभी आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, बैंक हो, रेलवे हो या अदर कोई भी वनडे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रीलिम्स एग्जाम जिसका आप क्रैक करना चाहते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? लेटराइट सोल यानी लेटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा कह रहा है कि जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो अधिक वर्षा और उच्च तापमान के कारण बनती है। आइए देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये कथन आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि ये मिट्टी अधिक वर्षा और उच्च तापमान के कारण बनती है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो आपका पहला सही है और दूसरा सही है। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में। सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि टुंड्रा क्लाइमेट मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा कह रहा है कि टुंड्रा क्षेत्र में वृक्षों का विकास बहुत कम होता है। तो कौन सा कथन सही है? तो अगर हम बात करें कि टुंड्रा क्लाइमेट की, तो टुंड्रा क्लाइमेट मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र में वृक्षों का जो विकास है वो बहुत कम होता है। जी हाँ दोस्तों, केवल काई, लाइकेन जैसे छोटे पौधों का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं इस क्षेत्र में वृक्षों का विकास बहुत कम होता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो कौन सा विकल्प आपका उत्तर होगा? सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को देख। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बहुत ही मजा आने वाली है आज के सेगमेंट में, क्योंकि हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है, आपको कट ऑफ तक पहुंचा सकता है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देखना मत भूलें दोस्तों, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं देखेंगे आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके हर एग्जाम के एतबार से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो आज का पहला कथन क्या है कि थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन महासागरों में जल का वैश्विक परिसंचरण है जो तापमान और लवणता के अंतर से संचालित होता है। क्या कह रहा है कि थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जो है वो महासागरों में जल का वैश्विक परिसंचरण है जो तापमान और लवणता के अंतर से संचालित होता है। दूसरा कह रहा है कि इसे अक्सर ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट भी कहा जाता है। तीसरा कह रहा है कि इसका पृथ्वी की जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जो होता है महासागरों में जल का वैश्विक परिसंचरण होता है जो तापमान और लवणता के अंतर से संचालित होता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसे अक्सर ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट भी कहा जाता है, ये भी सही है। इसका पृथ्वी की जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। तो तीनों सही है। तो तीनों कौन से विकल्प में है दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका सी विकल्प में दे रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है वो कह रहा है कि रेन शैडो इफेक्ट जो है वो पर्वतों के पवनाभिमुख भाग में अधिक वर्षा कराता है, यानी कि विंड वार्ड में या विंड यार्ड भी आप कह सकते हैं, भाग में अधिक वर्षा कराता है।
दूसरा कह रहा है कि पर्वतों के पवनापसारी भाग में शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों कि रेन शैडो इफेक्ट जो है वो पर्वतों के पवनाभिमुख भाग में अधिक वर्षा कराता है, तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। पर्वतों के पवनापसारी भाग में शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, ये भी कथन सही है। तो पहला सही है और दूसरा सही है। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोई भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटे ना पाए। क्या पता कि इसमें से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए और आप सिलेक्शन पा जाए दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन पाने के लिए एक नंबर ही काफी होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? इंसु का संबंध प्रशांत महासागर के समुद्री सतह तापमान में परिवर्तन से है। दूसरा कह रहा है कि इंसु का प्रभाव वैश्विक मौसम और वर्षा पैटर्न पर पड़ता है। तीसरा कह रहा है कि इंसु केवल ला नीना घटना से संबंधित है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें किसकी? एल नीनो की, तो एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन यानी ईएनसो का संबंध पैसिफिक ओशियन के समुद्री सतह तापमान में परिवर्तन से है। ये कथन आपका सही हो जाएगा। इंसो का प्रभाव वैश्विक मौसम और वर्षा पैटर्न पर पड़ता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इंसो केवल ला लीना घटना से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका पहला सही है और दूसरा सही है। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में, तो ए विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ महाद्वीप का वह भाग है जो समुद्र के नीचे फैला होता है। दूसरा क्या कह रहा है कि यह क्षेत्र सामान्यतः समुद्री जैव विविधता और मत्स्य उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो महाद्वीप का वह भाग है जो समुद्र के नीचे फैला होता है, तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह क्षेत्र सामान्यतः जैव विविधता और मत्स्य उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, तो ये आपके सी विकल्प में उत्तर दे रहा है, तो यही आपका उत्तर होगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? पहला कथन कह रहा है कि परमाफ्रॉस्ट वह मिट्टी है। परमाफ्रॉस्ट, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? परमाफ्रॉस्ट वह मिट्टी है जो कम से कम 2 वर्षों तक लगातार जमी रहती है। दूसरा कह रहा है यह मुख्यतः टुंड्रा क्लाइमेट क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला कथन क्या कह रहा है कि परमाफ्रॉस्ट ऐसी मिट्टी होती है जो कम से कम 2 वर्षों तक लगातार जमी रहती है। यह मुख्यतः टुंड्रा क्लाइमेट क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये दोनों ही कथन प्यारे दोस्तों आपके सही हैं। उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रश्नों को ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा दोस्तों, क्योंकि पढ़ते सभी हैं, बस पढ़ने का स्टाइल थोड़ा सा अलग होना चाहिए, आपका तरीका अलग होना चाहिए, तभी आप सबसे अलग करने का प्रयास करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होता है दोस्तों, क्योंकि मेहनत करने के भी कई तरीके होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि अपवेलिंग समुद्र की गहराई से ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर जल का सतह पर उठना है। दूसरा कह रहा है कि यह प्रक्रिया समुद्री मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती है। तो दोनों कथनों को ध्यान से देखिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो अपवेलिंग समुद्र की गहराई से ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर जल का सतह पर उठना है, इसकी बात करें तो ये कथन सही है।
दूसरा है यह प्रक्रिया समुद्री मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। तो आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका उत्तर? सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। हर प्रश्न अपने में काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप 25 में से आप ज्यादा से ज्यादा 13 से 14 प्रश्नों के अगर आप सही उत्तर दे लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। जितनी अच्छी आपकी लगन होगी, जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी, उतनी जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपने कई बार पढ़ भी रखा होगा दोस्तों, द स्ट्रगल इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी मानी जाती है। तो अच्छे से अगर आप संघर्ष कर लेते हैं तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कोरियोलिस इफेक्ट के कारण उत्तरी गोलार्ध में गतिमान वस्तुएं दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न में कह रहा है कथन कि कोरियोलिस इफेक्ट के कारण जो है वो उत्तरी गोलार्ध में जो वस्तुएं हैं वो दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह जो प्रभाव है, कौन? कोरियोलिस इफेक्ट जो है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ये भी सही है दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस प्रभाव शून्य होता है। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है वो शून्य होता है। तो आपका सभी कथन सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प आपका उत्तर होगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहें और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों शिक्षा एक ऐसा धन होता है जितना आप बांटते हैं उतना आपका बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में बहुत तेज गति से बहने वाली धाराएं हैं। दूसरा कह रहा है कि यह मुख्यतः ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सीमा के पास पाई जाती है। तीसरा क्या कह रहा है जेट स्ट्रीम के बारे में कि जो इसका प्रभाव है वो मानसून के आगमन और तीव्रता पर पड़ सकता है। तो तीनों कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। कितने कथन सही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात कर लें पहले कथन की कि जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में बहुत तेज गति से बहने वाली वायु धाराएं हैं, तो ये कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि यह मुख्यतः ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सीमा में पाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि इनका जो प्रभाव है वो मानसून के आगमन और तीव्रता पर पड़ सकता है, तो ये भी कथन सही है। तीनों कथन सही है। कौन से विकल्प में दोस्तों? विकल्पों को भी ध्यान से देखिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपको डी विकल्प में मिल जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि और इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ के एतबार से आपको कट ऑफ तक पहुंचा सकता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? ओजोन लेयर जो है ये मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। सही है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ये दोनों ही बातें सही है। तो पहला, दूसरा कौन से कथन में दे रहा है दोस्तों? सही है, तो ये आपके सी विकल्प में दे रहा है। सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा भाई, तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात किया जाए तो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में ये काफी हद तक भूमिका निभाता है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अत्यधिक ग्रीन हाउस गैसों के कारण वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ग्रीन हाउस गैसें अधिक होंगी तो आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है या कह लीजिए ग्लोबल वार्मिंग है, ये दोनों ही बढ़ सकते हैं। तो आपके दोनों कथन सही हैं। तो दोनों कथन किसमें दे रहा है? पहला और दूसरा बी विकल्प में। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प प्यारे दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से देखिए प्रश्नों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेंगनर ने किया था। दूसरा कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप पहले एक ही महाद्वीप यानी कि पैनगिया का भाग थे। ठीक है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप जो हैं पहले एक ही महाद्वीप पैनगिया का भाग थे। अगर हम दोनों कथन की बात करें तो दोनों ही कथन सही हैं। पहला दूसरा कौन से विकल्प में दे रहा है? ए विकल्प में। यही आपका उत्तर होगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटें लगातार गतिशील रहती हैं। दूसरा कह रहा है कि भूकंप और ज्वालामुखी मुख्यतः प्लेट सीमाओं पर अधिक पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्लेट सीमाओं पर अधिक पाए जाते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। दोनों कथनों को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटें लगातार गतिशील रहती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो मुख्यतः प्लेट सीमाओं पर अधिक पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तो कौन से विकल्प में इसका उत्तर होगा? तो ये सी विकल्प उत्तर होगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि एल नीनो घटना के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है। दूसरा कह रहा है इससे विश्व के कई क्षेत्रों में वर्षा और तापमान के पैटर्न भी प्रभावित होते हैं। देखिए इससे पहले भी हम लोग ने एल नीनो से रिलेटेड एक प्रश्न को देखा, हूबहू प्रश्न है दोस्तों, बस जरूरत इस बात की समझने की, इस प्रश्न को उसने घुमा दिया है। अगर हम उसके तरीके को पढ़ लेते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हमारा सिलेक्शन पाना उतना आसान हो जाता है। तो आपके पहले और दूसरे दोनों विकल्प सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा सी विकल्प दोस्तों, क्योंकि सी विकल्प में दे रहा है पहला और दूसरा दोनों। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ से प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बार कथन क्या है? ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों, क्योंकि पैटर्न आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, उन सभी का पैटर्न चेंज हो रहा है, उन सभी को ध्यान में रखना है। और रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, टीजीटी, पीजीटी बैंक, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। तो पहला कथन है कि बायोस्फीयर जो है वो पृथ्वी का वह भाग है जहां जीवन पाया जाता है। दूसरा कह रहा है इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के कुछ भाग शामिल होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो ये पृथ्वी का ही भाग है जहां जीवन पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के कुछ भाग शामिल हैं, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा कौन से विकल्प में है? ध्यान से देखिए, तो बी विकल्प में दे रहा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ट्रॉपिकल साइक्लोन सामान्यतः गर्मी या कह लीजिए ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है वो सामान्यतः गर्म समुद्री जल वाले क्षेत्रों में बनते हैं। दूसरा कह रहा है कि इनके निर्माण के लिए समुद्र का जो तापमान है वो लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस या अधिक होना चाहिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन सामान्यतः गर्म समुद्री जल वाले क्षेत्रों में बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। इनके निर्माण के लिए समुद्र का जो तापमान है लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होना चाहिए, ये भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है। कौन से विकल्प में दे रहा है दोस्तों? तो ये आपका सी विकल्प में दे रहा है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है ओशियनिक ट्रेंच पृथ्वी की सतह के सबसे गहरे भाग होते हैं। ओशियनिक ट्रेंच जो होते हैं ये क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह के सबसे गहरे भाग होते हैं। दूसरा कह रहा है कि जो इनका निर्माण है वो सामान्यतः अभिसारी प्लेट सीमा पर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है कि आइसोथर्म्स जो है वो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। दूसरा कह रहा है कि ये रेखाएं सामान्यतः अक्षांशों के समानांतर चलती हैं, लेकिन महासागरीय धाराओं से प्रभावित हो सकती हैं। तो आइसोथर्म सामान्य तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि रेखाएं सामान्यतः अक्षांशों के समानांतर चलती हैं, लेकिन महासागरीय धाराओं से प्रभावित हो सकती हैं। ये भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट में वर्षा पूरे वर्ष होती है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ वार्षिक तापमान में अंतर बहुत कम होता है। तो ध्यान से देखिए, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट में वर्षा पूरे वर्ष होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यहाँ वार्षिक तापमान में अंतर बहुत कम होता है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तो कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है ये भी कथनों से ही संबंधित है। पहला कह रहा है कि स्टेप क्लाइमेट अर्ध शुष्क जलवायु का प्रकार है। दूसरा कह रहा है यह सामान्यतः मरुस्थलों के किनारे वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या कह रहा है, स्टेपी क्लाइमेट अर्ध शुष्क जलवायु का प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, स्टेपी क्लाइमेट जो होता है ये अर्ध शुष्क जलवायु का प्रकार होता है। यह सामान्यतः मरुस्थलों के किनारे वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये भी सही मिलेगा। तो उत्तर कौन सा होगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो आपका विकल्प हो जाएगा सी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है कि मानसून मौसमी पवनों का परिवर्तन है। दूसरा है इसका मुख्य कारण भूमि और समुद्र के तापमान में अंतर है। तो दोस्तों अगर हम पहले कथन की बात करें कि जो मानसून है वो मौसमी पवनों का परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल सही है। इसका मुख्य कारण भूमि और समुद्र के तापमान में अंतर है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में है, देखिए केवल पहला केवल दूसरा दोनों सही नहीं है, पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा आपका डी विकल्प में दे रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, पहला कथन है कि वोल्केनिक इरप्शन पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, गैस और राख का निकलना है। दूसरा कह रहा है कि ज्वालामुखी केवल प्लेट सीमाओं पर ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम पहले कथन की बात करें कि वोल्केनिक इरप्शन पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, गैस और राख का निकलना है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि ज्वालामुखी केवल प्लेट सीमाओं पर ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों ज्वालामुखी केवल प्लेट सीमाओं पर ही पाए जाते हैं, गलत है, क्योंकि कुछ हॉट स्पॉट वोल्केनो भी होते हैं जैसे कि हवाई, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा केवल पहला, यानी कि ए विकल्प आपको उत्तर होगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप इससे पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों,
अगर आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास दी गई है दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ डिस्कशन किया गया है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी इसी चैनल पर शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं सीधे लेके चलूंगा आपको आज के विषय पर, जो कि आज का विषय है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल से जितने भी ओरिएंटेड प्रश्न आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एसएससी या अन्य कोई भी वनडे एग्जाम जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। आज हम उन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से एग्जाम ओरिएंटेड होगा और आपको कट ऑफ तक पहुंचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? पहला कथन है कि वाटर साइकिल पृथ्वी पर जल के निरंतर संचलन की प्रक्रिया है। दूसरा कह रहा है कि इनमें वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा शामिल है। तो कथनों के जो प्रश्न होते हैं, कथनों के आधार वाले, उनको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आपकी एक गलती से आपका एक प्रश्न गलत हो सकता है और आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। पहला कथन है कि वाटर साइकिल जो है पृथ्वी पर जल के निरंतर संचलन की प्रक्रिया है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कथन है कि इसमें वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा शामिल है। तो फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो पहला कथन जो है हमारा कि वाटर साइकिल पृथ्वी पर जल के निरंतर संचलन की प्रक्रिया है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इसके जो प्रमुख चरण होते हैं वो वाष्पीकरण होता है, संघनन होती है, वर्षा तीनों होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और हर प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, कोई भी सेशन को आपको मिस नहीं करना है क्योंकि सभी सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? पहला कथन है कि ट्रेड विंड्स उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से कहां चलती हैं? भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। दूसरा कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा में चलती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा से चलती हैं। तो दोनों कथनों को ध्यान से देखिए, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम बात करें कि उत्तरी गोलार्ध की, तो ट्रेड विंड जो है ये उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा से चलती हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही हैं, तो ये कौन सा विकल्प होगा? तो सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है परमाफ्रॉस्ट लगातार जमी रहने वाली भूमि है। जो परमाफ्रॉस्ट होता है यह लगातार जमी रहने वाली भूमि है। दूसरा क्या कह रहा है? यह मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, या तो इनमें से कोई सही नहीं है। दोस्तों अगर हम परमाफ्रॉस्ट की बात करें तो परमाफ्रॉस्ट लगातार जमी रहने वाली भूमि है। ऐसी भूमि है जो कम से कम 2 वर्षों या उससे अधिक समय तक लगातार जमी रहती है। यह मुख्यतः आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में मिलती है। यह मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। बात बिल्कुल सही है, जैसे कि साइबेरिया, अलास्का, नॉर्दर्न कनाडा। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो दोनों कथन कौन से विकल्प में है?
सी विकल्प पे है दोस्तों, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन है डिजर्टिफिकेशन भूमि की उत्पादकता में गिरावट की प्रक्रिया होती है। दूसरा कह रहा है कि यह केवल प्राकृतिक कारणों से ही होता है। डिजर्टिफिकेशन जो है ये भूमि की उत्पादकता में गिरावट की प्रक्रिया है, और दूसरा क्या है कथन कि यह केवल प्राकृतिक कारणों से ही होता है। तो दोनों कथनों को ध्यान से देखिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, अगर सफल होना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सीधा सा मूल मंत्र है कि आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए कि ताकि कम समय में आप ज्यादा प्रश्नों को लगाने के हैबिचुअल हो सके दोस्तों, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि प्रश्न ज्यादा होते हैं और समय कम होता है। तो समय को ध्यान में रखते हुए आपकी हैबिट ऐसी होनी चाहिए कि आप कम समय में ज्यादा प्रश्नों को लगा पाएं। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला जो कथन है कि डिजर्टिफिकेशन जो है भूमि की उत्पादकता में गिरावट की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। यह केवल प्राकृतिक कारणों से ही होता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। डिजर्टिफिकेशन का अर्थ होता है कि भूमि की उत्पादकता में गिरावट और धीरे धीरे उसका रेगिस्तान जैसी स्थिति में बदलना, ठीक है। यह प्राकृतिक कारणों और मानवीय कारणों दोनों से होता है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो केवल पहला सही है, तो केवल पहला ए विकल्प में है, तो यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सेगमेंट है, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए, क्योंकि आज के जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे दोस्तों। तो आज का प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ पर्वत श्रृंखला दिया गया है, दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो पर्वत श्रृंखला में दिया है एटलस माउंटेन्स, यानी कि एटलस पर्वत। अब आपको बताना है किस देश में है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है, यूराल पर्वत कहाँ है, एंडीज पर्वत किस देश में है। दूसरी तरफ देश दिया है, पर्वत श्रृंखला है। मिलान करते हुए आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। एटलस की बात करें तो ये प्यारे दोस्तों मोरक्को में है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत की अगर हम बात कर लें तो ये साउथ अफ्रीका में है। यूराल माउंटेन की बात करें, यानी कि यूराल पर्वत की बात करें तो रशिया में है, यानी रूस में है। एंडीज माउंटेन ये चिली में है दोस्तों। अब मिलान के आधार पर देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो पहले का बी सही है दोस्तों, दूसरे का सी सही है, तीसरे का ए सही है, और चौथे का डी सही है। तो बी सी ए डी कौन से विकल्प में है? बी सी ए डी आपके ए विकल्प में है दोस्तों, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ मरुस्थल दिया गया है, दूसरी तरफ महाद्वीप दिया गया है। तो सहारा डिजर्ट, यानी कि जो सहारा मरुस्थल है ये किस महाद्वीप में है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है, हम सभी जानते हैं दोस्तों। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो ये एशिया में है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो ये साउथ अफ्रीका में है। माफ कीजिएगा, आटाकामा जो है वो साउथ अमेरिका में है, ना कि अफ्रीका में। तो दक्षिण अमेरिका इसका सही उत्तर होगा। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ है, यानी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। अब मिलान के आधार पर देखते हैं। तो पहले का डी सही है, दूसरे का बी सही है दोस्तों, तीसरे का ए होगा, और चौथे का सी होगा। तो डी बी ए सी कौन से विकल्प में है? डी बी ए सी। तो डी बी ए सी आपके ए विकल्प में है दोस्तों, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी आपके मिलान से ही संबंधित है। एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरी तरफ समुद्र महासागर दिया गया है। अमेजन रिवर, नील रिवर, उसके बाद यंगटिज रिवर और डनूब रिवर। अब आपको बताना है किस महासागर से संबंधित है। अमेजन रिवर की बात करें तो अमेजन रिवर अटलांटिक महासागर हो जाएगा दोस्तों।
नील रिवर की बात करें, ये किसमें होगा नील रिवर, बताइए। तो नील रिवर आपका भूमध्य सागर हो जाएगा। यांगटीज रिवर ये आपके पूर्वी चीन सागर हो जाएगा दोस्तों। डेन्यूब रिवर की बात करें तो ये काला सागर हो जाएगा। मिलान के आधार पर अगर हम देखें तो पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा, तीसरे का डी हो जाएगा और चौथे का ए हो जाएगा। तो सी बी डी ए कौन सी विकल्प में है, तो ये ए विकल्प में है, तो ये ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाइए। प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, एक तरफ जलवायु के प्रकार है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, मिला करके उत्तर लगाना है। दिया गया है, पहला कह रहा है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, दूसरा है टुंड्रा क्लाइमेट, तीसरा है सवाना क्लाइमेट, चौथा है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब आप क्षेत्र दिया गया है साइबेरिया, अमेजन बेसिन, पूर्वी अफ्रीका या फिर दक्षिणी यूरोप। तो दोस्तों, अगर हम मेडिटेरियन क्लाइमेट की बात करें, यानी कि मेडिटेरियन जलवायु की बात करें, तो ये दक्षिणी यूरोप से संबंधित है। टुंड्रा क्लाइमेट की बात करें तो ये साइबेरिया से संबंधित है। सवाना क्लाइमेट की बात करें तो हम पूर्वी अफ्रीका से संबंधित है। और इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है ये अमेजन से संबंधित है। अब मिलान के आधार पर देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। तो पहले का डी आ रहा है, दूसरे का ए आ रहा है, तीसरे का सी आ रहा है और चौथे का बी आ रहा है। तो डी ए सी बी कौन से विकल्प में दे रहा है दोस्तों, ये दे रहा है ए विकल्प में, तो यही आपका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सफलता समय मांगती है। सफलता कभी एक दिन में प्राप्त नहीं होती, और सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होती है। प्यारे दोस्तों, द स्ट्रगल इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी होती है। संघर्ष से डरना नहीं है दोस्तों, डट के मुकाबला करना है, क्योंकि संघर्ष आपकी चुनौतियों को, आपकी लगन को हरा नहीं सकती। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ ज्वालामुखी दिया हुआ है, एक तरफ देश दिया गया है। माउंट फूजी जो है ये किस देश में ज्वालामुखी है। माउंट एटना ये किस देश का ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो ये किस देश का ज्वालामुखी है। और मुआना लुआ जो है ये किस देश का ज्वालामुखी है। आपको ध्यान से देखना है, मिलान करते हुए उत्तर लगाने का प्रयास करना है। चलिए मिलाने का प्रयास करते हैं। कमेंट में बताइएगा कितने लोग सही प्रश्न के उत्तर दे पाते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप 25 में से 13-14 सही प्रश्नों के उत्तर लगा पाते हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक सकता नहीं है। तो ज्वालामुखी की हम बात करें माउंट फूजी, तो माउंट फूजी जो है ये जापान में है। माउंट एटना दोस्तों, ये अलग अलग भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और एक में भी मिलान के आधार पर भी पूछा जा सकता है। तो माउंट एटना जो है ये इटली में है। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो तंजानिया में है। और मौना लुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब मिलान करते हैं। तो देखिए, मिलान के आधार पर जो उत्तर निकल के आता है वो पहले का बी है, दूसरे का सी है, तीसरे का ए है और चौथे का डी है। तो बी सी ए डी कौन सी विकल्प में दे रहा है, ए विकल्प में। जी हाँ दोस्तों, तो आपका ए विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ दिया गया है जल डरुमध्य, दूसरा दिया गया है ये जो जल डरुमध्य हैं ये किन दो समुद्रों को जोड़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें तो मलक्का जो है किन दो समुद्रों को जोड़ता है। तो मलक्का जो है ये जोड़ता है अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से। जिब्राल्टर की बात करें ये किन दो समुद्रों को जोड़ता है। तो जिब्राल्टर जो जोड़ता है ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। समझ में आया दोस्तों, इनको जोड़ता है। बेरिंग
जलडमर्मध्य जो है ये किसको जोड़ता है, तो ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, बोस्पोरस या बॉस्पोरस भी इसको कहते हैं। तो बोस्पोरस जो है ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। तो मिलान के आधार पर उत्तर क्या निकल के आता है, आइए देखते हैं। तो पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा, तीसरे का सी और चौथे का ए। तो डी बी सी ए कौन से विकल्प में है दोस्तों, ए विकल्प में, तो यही आपको प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपको बता दूं कि ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, रेलवे, सीडीएस या कोई भी वनडे एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी करते हैं, किसी अदर स्टेट की भी तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब टॉपिक चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड काफी प्रश्नों पर हम लोग ने पहले भी डिस्कशन किया है। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरी तरफ दिया गया है जिस सागर में गिरती है, यानी आपको बताना है कि जिस नदी का जो नाम दिया गया है वो किस सागर में गिरती है। पहला दिया गया है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? राइन नदी किस सागर में गिरती है? ओब नदी किस सागर में गिरती है? अमूर नदी किस सागर में गिरती है? सागर का नाम क्या है? आर्कटिक महासागर, कैस्पियन सागर, उत्तरी सागर या फिर ओकोस्टक ओकोत्सक सागर। ठीक है दोस्तों, ओकोत्सक सागर। तो इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम वोल्गा नदी की बात करें तो वोल्गा नदी प्यारे दोस्तों कैस्पियन सागर में गिरती है। राइन नदी कहाँ गिरती है? तो राइन नदी जो गिरती है वो उत्तरी सागर में गिरती है। ओब नदी कहाँ गिरती है या किसमें मिलती है? तो ये गिरती है प्यारे दोस्तों आर्कटिक महासागर में। और अमूर रिवर जो है ये ओकोत्सक सागर में गिरती है। तो निकल के क्या आ जाएगा? बी सी ए डी। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए बने रहिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ रेगिस्तान दिया गया है, दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों। तकलामकान रेगिस्तान किस देश में है? अर्जेंटीना, चीन, भारत, पाकिस्तान, बोत्सवाना। तो तकलामकान जो रेगिस्तान है ये चीन में स्थित है, चीन देश में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो बोत्सवाना में है। पेंटागोनिया कहाँ है? तो पेंटागोनिया जो पड़ता है ये अर्जेंटीना में पड़ता है, और थार पड़ता है भारत पाकिस्तान में। तो मिलान के आधार पर जो निकल के उत्तर आएगा वो क्या निकल के आएगा दोस्तों? पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का सी। तो यानी ए विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और यहां से प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ द्वीप दिया गया है, दूसरी तरफ महासागर दिया गया। क्या दिया गया है दोस्तों? एक तरफ द्वीप दिया गया है, दूसरी तरफ महासागर दिया गया है। मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर द्वीप जो है वो किस महासागर का हिस्सा है? मेडागास्कर जो है दोस्तों ये हिंद महासागर का हिस्सा है। ग्रीनलैंड तो ये अटलांटिक महासागर। श्रीलंका की बात करें तो ये भी हिंद महासागर हो जाएगा दोस्तों। फिजी प्रशांत महासागर। अब मिलान के आधार पर अगर हम बात कर लें तो कौन सा उत्तर निकल कर आएगा? बी, सी, डी और ए, और ये मिल रहा है हमको ए विकल्प में, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ पर्वत दिया गया है, दूसरी तरफ महाद्वीप दिया गया है। राखी पर्वत किस महाद्वीप में है? तो राखी पर्वत जो है दोस्तों ये पड़ता है नॉर्थ अफ्रीका में।
रॉकी पर्वत कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, तो नॉर्थ अमेरिका सी विकल्प में है। सी वाले मिलान आपका मैच करेगा। और आल्पस की बात करें तो आल्पस यूरोप में है दोस्तों। रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका, आल्पस यूरोप। हिमालयाज की बात करें तो एशिया का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप में है। एंडीज दक्षिण अमेरिका में। अब मिलान के आधार पर उत्तर क्या निकल के आएगा? सी बी ए डी। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ पर्वत दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी स्थिति या जगह दिया गया है। किसी तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अपलाचियन पर्वत की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? यूरोप में, मध्य एशिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर उत्तरी अमेरिका में? तो अपलाचियन पर्वत जो है प्यारे दोस्तों, ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में। सीरा निवेदा कहाँ स्थित है? तो सीरा निवेदा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अल्ताई पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये मध्य एशिया में स्थित है। और काकेशस पर्वत ये यूरोप में स्थित है। तो मिलान के आधार पर जो मिलान निकल के आएगा, जो सही निकल के आएगा वो क्या है कि पहले का तो डी हो जाएगा दोस्तों, दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा और चौथे का ए हो जाएगा। तो डी सी बी ए कौन से विकल्प में है? ये सी विकल्प में, तो यही आपका उत्तर होने वाला है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अलास्का रेंज उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अर्कान योमा दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यूराल पर्वत रूस में स्थित है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। रूट के आधार पर आपको उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों अगर हम अलास्का रेंज की बात करें तो अलास्का रेंज जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, सही है। अरकान योमा दक्षिण अमेरिका में दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये दक्षिण अमेरिका में नहीं है, ये म्यांमार में है। अरकान योमा कहाँ है? म्यांमार में है, यानी एशिया में है, इसलिए गलत हो जाएगा। यूराल पर्वत रूस में है, बात सही है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका, जी नहीं दोस्तों, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, ये गलत हो जाएगा। तो आपका पहला सही है और तीसरा सही है। तो पहला तीसरा कौन से विकल्प में? बी विकल्प में, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होगा। तो यार दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आप सिर्फ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कशन करेंगे जो कि आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद करेगा और आप जल्द से जल्द सिलेक्शन को प्राप्त कर पाएंगे। बस जरूरत इस बात की है कि आप चैनल पे भरोसा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े दोस्तों, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा लोग देखने लगते हैं दोस्तों तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो यार दोस्तों ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी पूरा प्रयास है कि आपका सिलेक्शन हो। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों तो बस जरूरत इस बात की है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ घास का मैदान दिया गया है, दूसरी तरफ देश दिया गया है। पेरी घास का जो मैदान है क्या वो कनाडा में स्थित है? बिल्कुल सही है दोस्तों। लैनोज की बात करें तो वेनेजुएला में स्थित है, सही है। सवाना ब्राजील में स्थित है, सही है। विल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं, साउथ अफ्रीका में स्थित है, इसलिए गलत हो जाएगा। विल्ड कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों विल्ड जो है ये साउथ अफ्रीका हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आपका जो सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा केवल चौथा, यानी कि सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व की सबसे ऊंची, देखिए छुट्टियां लिखा है दोस्तों, यहाँ पे चोटियां होगा, ठीक है, किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? प्राचीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत? तो आपको बता दूं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, यहाँ पे चोटियां होगा दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं?
तो ये पाई जाती हैं नवीन मुर्दार पर्वतों में। किसमें पाई जाती हैं? नवीन मुर्दार पर्वतों में। तो आपका बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय, रॉकी। तो इंडीज पर्वत की जो ऊंचाई है, जो लंबाई है, वो लगभग 7000 किलोमीटर है। रॉकी की 4800 किलोमीटर है। हिमालय की 2400 किलोमीटर है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की 3500 किलोमीटर है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले इंडीज आएगा। इंडीज के बाद रॉकी आएगा दोस्तों। रॉकी के बाद हिमालय आएगा। हिमालय के बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, तो ये आपके बी विकल्प में है। तो बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट भी होगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? डाउन्स, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपीज, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, सिल्वा, उष्णकटिबंधीय वन, टैगा, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखिए स्टेपीज जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान सही है। सिल्वा, उष्ण कटिबंधीय वन, ये भी सही है। टैगा, शीतोष्ण कटिबंध सही है। पर डाउन्स जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो आपका यही उत्तर हो जाएगा, यही सम्मिलित नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पहला कह रहा है कि जो पेरी घास के मैदानों में गेहूं की खेती प्रमुख है। तो दोस्तों पेरी में गेहूं की खेती बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे वीट बेल्ट भी कहा जाता है। ये बात सही है। दूसरा कह रहा है कि स्टेपी घास के मैदानों में वर्षा बहुत अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। तो दोनों सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पर्वतों के निर्माण से संबंधित प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? वेगनर ने, हैरी हेस ने, मैकेंजी और मॉर्गन ने, या फिर होम्स ने? तो आपको बता दूं दोस्तों कि पर्वतों के निर्माण से संबंधित जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसे जिस वैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम था मैकेंजी और मॉर्गन। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। हर प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है कि घास के मैदानों में पाए जाने वाले चेरनोजेम मिट्टी का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रश्न को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि घास के मैदान में पाए जाने वाले चेरनोजेम मिट्टी का संबंध किस क्षेत्र से है? स्टेपी, पंपास, पेरी बेल्ट। तो चेरनोजेम मिट्टी का संबंध जिस क्षेत्र से है दोस्तों, ये स्टेपी से संबंधित है, जैसे यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान, और ये बहुत उपजाऊ वाली काली मिट्टी होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्टेपी। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित है? प्री कैम्ब्रियन, मेसोजोइक, सेनोजोइक, पेलियोजोइक। आप सभी जानते हैं इसका उत्तर दोस्तों, फटाफट से जल्दी से उत्तर लगाइए, बहुत ही आसान प्रश्न है इसका। तो हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित जो युग है वो है सेनोजोइक। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान से देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ज्वालामुखी पर्वत लावा के जमने से बनते हैं। दूसरा कह रहा है कि जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो ज्वालामुखी पर्वत लावा के जमने से बनते हैं, ये सही है। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा दोनों। तो सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये था आज का शानदार सेशन। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। विश यू ऑल द बेस्ट।